नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसके क्लासेस पर। और आइए आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको लूसेंट किताब जो सब्जेक्टिव किताब है उसका प्रत्येक लाइन से हमने ये क्वेश्चन उठाया है और प्रश्न का एक श्रृंखला तैयार किया है। यदि आपके पास लूसेंट किताब को सब्जेक्टिव को पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है तो आप इस वीडियो को उसे ऑब्जेक्टिव रूप में आसानी से बहुत कम समय में देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए हुए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। जो कि हमारा पहला सवाल कहता है कि जीव की सारी जैविक क्रियाएं कोशिका के किस अंग द्वारा होती है? तो आंसर है जीव द्रव्य द्वारा। दूसरा प्रश्न है कि जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो है, आप देख सकते हैं, पहला कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक द्रव्य, अर्थात दो भागों में बांटा गया है, जिसको साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तीसरा प्रश्न है कि जीव द्रव्य का 99% भाग किन चार तत्वों से मिलकर बना होता है? तो पहला है ऑक्सीजन 76%, दूसरा है कार्बन 10.5%, तीसरा हाइड्रोजन 10%, और चौथा आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन यानी कि 2.5%। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला सवाल होगा चौथा सवाल कि जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग किसका बना होता है? तो वो जल का बना होता है। पांचवा सवाल है कि जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात कितना होता है? तो 81:19 होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, जो कि हमारा छठा सवाल होगा, और छठा सवाल हमारा कहता है कि जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? तो वो है कोशिका यानी कि सेल। सातवां क्वेश्चन है कि किसने पहली बार कोशिका को देखा, वह इसका वर्णन किया था? तो आंसर है एंटोन वान लीवेनहॉक। आठवां प्रश्न है कि कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। नौवां प्रश्न हुआ कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि सबसे छोटी कोशिका किस जीवाणु की है? तो ये आंसर होगा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की है। और आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, यानी कि हमारा 11वां प्रश्न होगा, क्या कहता है सबसे लंबी कोशिका किसकी है? तो तंत्रिका तंत्र की है। 12वां प्रश्न हुआ कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो आंसर है शुतुरमुर्ग के अंडे की। 13वां प्रश्न हुआ कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर होगा मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने 1838 से 39 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, देखते हैं कि हमारा 14वां प्रश्न क्या कहता है। तो ये देख सकते हैं कि पहली बार किसने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ण स्थित यानी पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है? तो आंसर है, ये क्लियर किया था रडोल्फ विर्चो ने 1855 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, जो कि हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें कौन मुख्य अभिकर्ता क्रिएटर होता है? और वो होता है केंद्रक। अगला प्रश्न है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है? वो कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, जो कि हमारा 17वां प्रश्न होगा कि किस कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है? तो आंसर है प्रोकैरियोटिक कोशिका। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि किस कोशिका में केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है? तो आंसर है प्रोकैरियोटिक कोशिका। नेक्स्ट है कि किस कोशिका में केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग नहीं होती है? तो वो है प्रोकैरियोटिक कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि हमारा 20वां प्रश्न है कि जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों में किस प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं? तो वो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। 21 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलेंगे, जो कि हमारा क्या कहता है कि किस कोशिका में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा यूकैरियोटिक कोशिका में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किस कोशिका में डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका, जो देख सकते हैं केंद्रिका होती है,
तो आंसर है यूकैरियोटिक कोशिका। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे जो कि हमारा 23वां प्रश्न होगा। कहता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? तो ये होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है? तो आंसर है यूकैरियोटिक कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा 27वां प्रश्न होगा, और ये 27वां प्रश्न क्या कहता है जरा देखिए। तो ये कहता है कि किस कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःद्रव्य जालिका अनुपस्थित होता है यानी नहीं होता है? तो आंसर है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां कि किस कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःद्रव्य जालिका उपस्थित होता है यानी कि पाया जाता है? तो यह है यूकैरियोटिक कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि किस कोशिका में गोल्गी का उपस्थित होता है तथा किस में अनुपस्थित होता है? तो ये देख सकते हैं आंसर जो होगा ये होगा यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है यानी कि गोल्गी का, और तथा प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और देखेंगे, ये कहता है कि किस कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है तथा किस में अनुपस्थित होती है? तो आंसर हुआ देखिए केंद्रक झिल्ली के बारे में पूछा है यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है ना। अगला प्रश्न हमारा है 31 की लाइसोसोम किस कोशिका में उपस्थित होती है जबकि किसमें अनुपस्थित होती है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है जबकि प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है। 32वां सवाल हुआ कि डीएनए प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार से पाया जाता है? तो डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिका में एकल सूत्र के रूप में तथा यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित एवं दोहरी सूत्र के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका कशाभिका होना चाहिए, कशाभिका प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार पाया जाता है? और आंसर है कि कशाभिका जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक तंतु होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कुल 11 तंतु होते हैं। अगला प्रश्न होता है देखेंगे 34 नंबर यानी 34 नंबर कि केंद्रिका किस कोशिका में उपस्थित होता है तथा किस में अनुपस्थित होता है? तो आंसर हुआ केंद्रिका यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग जो कि हमारा 35 नंबर प्रश्न होगा, और ये क्या कहता है कि सेंट्रियोल किस कोशिका में उपस्थित होता है जबकि किस कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो आंसर है कि सेंट्रियोल यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। 36 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, ये हमें कहता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। 37 नंबर पर चलेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। 38 नंबर पर चलेंगे कि किस कोशिका में लिंग प्रजनन पाया जाता है तथा किस कोशिका में लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है? तो देखिए आंसर यूकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन पाया जाता है जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। 39 नंबर देखें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के किस अंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो थाइलेकाइड में होता है। 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका के किस अंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे जो कि हमारा 41वां प्रश्न होगा, और ये देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन किस प्रकार होता है? तो अर्धसूत्री प्रकार का होता है। 42 नंबर कहता है कि कोशिका विभाजन यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार होता है? तो अर्धसूत्रीय समसूत्री दोनों प्रकार का। कोशिका भित्ति किस कोशिका में पाया जाता है? तो केवल पादप कोशिका में। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो सेल्यूलोज की, जो कि एक कार्बनिक पदार्थ है। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अंग कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है? तो आंसर है कोशिका भित्ति। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि जीवाणु का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो इसका जो आंसर होगा ये आप देख सकते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन का, जो एक प्रकार का बहुलक शर्करा और अमीनो एसिड की मजबूत जालीदार ढांचा होता है। 47 नंबर कहता है कि कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। 48 नंबर कहता है कि कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थ का निदान करना कोशिका के किस अंग का कार्य है? तो वो है आपका कोशिका झिल्ली का ही कार्य है ना। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे जो कि हमारा 49 नंबर प्रश्न होगा कि कोशिका झिल्ली किस पदार्थ की बनी होती है?
तो ये लिपिड की बनी होती है जो कि एक कार्बनिक यौगिक होती है। और 50वां प्रश्न यानी कि हमारा लास्ट प्रश्न हुआ कि कोशिका झिल्ली में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो हमने 50 प्रश्न को कवर कर लिया है, जो कि लुसेंट बुक का जो सब्जेक्टिव बुक है उससे हमने प्रत्येक लाइन से बायोलॉजी से प्रश्न उठाया है ना, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से बेहतर तरीके से हो सके और आप जब भी किसी भी परीक्षा में बैठे, जब भी किसी एग्जाम में बैठे, तो वहाँ जो प्रश्न बायोलॉजी से जो पूछा जाए तो आपको कभी ऐसा न लगे कि हमारा कोई क्वेश्चन छूट रहा है। तो इसलिए यदि आप सब्जेक्टिव लुसेंट को नहीं पढ़ पाते हैं तो इस वीडियो को जरूर से जरूर आप देख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव रूप में हमने आपके सामने लाने का प्रयास किया है। तो फिर हम आपसे मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।